हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 22 जनवरी के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है वो ऑन टाइम मिल सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में पहला और ओनली क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, हु इज अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, कि चेयरमैन किसको बनाया गया एक नए स्मॉल फाइनेंस बैंक का, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ये दोस्तों 12th फाइनेंस बैंक है पूरे इंडिया का, और इसके जो नए इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाए गए हैं वो विनोद राय बनाए गए हैं। शायद बहुत से बच्चों ने इनका नाम सुना होगा। ये पुराने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और साथ में एक IAS ऑफिसर तो है ही हैं। तो इनको RBI की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि आपको इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो विनोद राय को इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाया गया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन यहां पे अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 12th स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया का, ये किसने जो है वो स्टार्ट किया है। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस है, एक का नाम है सेंट्रम ग्रुप और दूसरा पेमेंट कंपनी है जिसका नाम है भारत पे। तो इसमें सेंट्रम ग्रुप का हिस्सा 51% है, और 49% हिस्सा जो है वो किसका है, भारत पे का है। और रिसेंटली RBI ने यह भी अनाउंस किया है कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को अक्वायर भी करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो रिसेशन में चल रहा है बैंक, उसमें पास जो है बैंकरप्सी हो चुकी है, पैसा लोगों को देने के लिए नहीं है। तो जिसके कारण जो है वो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक उसको क्या करेगा, अक्वायर करेगा। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी पहली ब्रांच जो है वो मुंबई के अंदर जो है वो ओपन की है, जिसमें 1100 करोड़ रुपए की राशि से जो है वो स्टार्ट किया गया है इसको, और जिसमें 2 लाख कस्टमर्स को आप कह सकते हो भुगतान करने का जो पूरा का पूरा मादा है, वो पूरा का पूरा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो पूरा करेगा। और याद रखना है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 नवंबर 2021 को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, एग्जैक्ट डेट है इसकी। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, मुंबई में, और इसकी पहली ब्रांच भी कहाँ पे खोली गई थी, मुंबई के अंदर। और आपने एक बात और याद रखनी है कि विनोद राय इस अपॉइंटमेंट से पहले, लाइक इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनने से पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक के, तो वो एक IAS ऑफिसर तो है ही हैं, साथ में वो चेयरमैन भी थे बैंक ब्यूरो बोर्ड के। मतलब ये वो बोर्ड है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है
टॉप लेवल की अपॉइंटमेंट्स करने के लिए पीएसयूज के अंदर या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर अपॉइंटमेंट्स करने के लिए उनको हेल्प करती है और बैड लोन्स को खत्म करने में भी हेल्प करती है। अब बैड लोन्स के लिए तो एक नई बॉडी बना दी है जिसका नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक किसका है ये पता लग गया, इसके नए चेयरमैन जो है वो कौन बनाए गए और एक पीएमसी बैंक को अक्वायर करने वाला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस और दिख रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जस्टिस अशोक भूषण का नाम देख रहे हो, ये रिसेंटली चेयरपर्सन बनाए गए हैं नेशनल कंपनी लॉ एप्लीट ट्रिब्यूनल के, एनसीएलएटी के। राधिका झा ये रिसेंटली सीईओ बनाई गई हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की, ईईएसएल की, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की। सुनील अरोड़ा जो कि पुराने इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे, तो उनको बनाया गया चेयरमैन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, फेम्बोसा का। तो ये भी आपने याद रखना है, फेम्बोसा का मतलब है फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया। तो उसका चेयरमैन जो है वो सुनील अरोड़ा को बनाया गया है। तो ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक के साथ। और इसमें पहला क्वेश्चन है, किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो चेयरमैन अपॉइंट किया गया, अपॉइंटमेंट है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं कवर कर रहे क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ज्यादा न्यूज में नहीं रहती, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है इनके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं रघुवेंद्र तंवर। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। और इनको कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है, इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है जब ये अपना कार्यभार संभालेंगे। कौन है रघुवेंद्र तंवर, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं और इनको जाना जाता है इंडिया पार्टीशन के बारे में एक बहुत ही अच्छे तथ्य रखने के लिए। मतलब इंडिया पार्टीशन के बारे में बहुत ही अननोन फैक्ट जो हैं वो ये बताते हैं, स्पेशली पंजाब के बारे में, क्योंकि इनके जो सोर्सेज हैं लाइक आप कह सकते हो या इन्होंने देखा है उस पार्टीशन को अपने सोर्सेज के थ्रू, या आप कह सकते हो कि डे टू डे रिपोर्टिंग जिन लोगों ने की है उनसे इन्होंने पूछ पड़ताल करके ये सारी चीज़ों का अध्ययन जो है वो किया है। और खास करके 1947 में जो इंडिया पार्टीशन हुई थी उसके बारे में बहुत ही अच्छे फैक्ट्स जो है वो इन्होंने बताए हैं, तो उसके कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं, रघुवेंद्र तंवर। तो आप यहाँ पे चेहरा देख सकते हो, रघुवेंद्र तंवर चेयरमैन बनाए गए हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का। लेकिन बाकी जो ऑप्शन देख रहे हो दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप संबित पात्रा जी का नाम देख रहे हो जो कि मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानते होंगे। ये चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर लगाए गए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के जिसका नाम है नालको। नालको का मतलब है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रदीप शाह। हम बात कर रहे थे बैड बैंक की, तो बैड बैंक जो है उसको हम कहते हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। उसके चेयरमैन जो पहले चेयरमैन जो है वो कौन लगाए गए हैं, प्रदीप शाह लगाए गए हैं। और संजय बंदोपाध्याय, इनको रिसेंटली चेयरमैन लगाया गया है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच इंडियन क्रिकेटर वाज इंक्लूडेड इन द आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ 2021 बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर आप ध्यान से देखोगे आईसीसी जो है वो अपनी एक टीम बनाता है जिसको वर्ल्ड टीम के नाम से जाना जाता है, एक टेस्ट के लिए, एक जो है वो आप कह सकते हो ओडीआई के लिए, और एक जो है वो किसके लिए, टी20 के लिए। और टेस्ट में वो वुमेन की अलग से, मेन की अलग से, ओडीआई में वुमेन की अलग से, मेन की अलग से, और टी20 में मेन और वुमेन की अलग से। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे कि कौन कौन से इंडियन प्लेयर जो है वो किस किस में शामिल किए गए हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं टेस्ट टीम की मेंस की, तो इसमें रोहित शर्मा जो कि ओपनर बैट्समैन, ऋषभ पंत जो विकेट कीपर और बैट्समैन है, रविचंद्रन अश्विन जो कि हम कह सकते हैं कि ऑफ स्पिनर है, इन तीनों को इंक्लूड किया गया है इस टेस्ट टीम के अंदर। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, डी आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टीम को लीड कौन करेंगे, ये केन विलियमसन करेंगे क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीता था। तो वो यहाँ पे भी जो है वो क्या करेंगे, कैप्टन करेंगे, कैप्टनसी करेंगे इस आईसीसी टेस्ट क्रिकेट टीम की जो आईसीसी ने चुनी है। लेकिन दोस्तों टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर आप देखोगे मेंस के अंदर 3 प्लेयर चुने गए हैं, वुमेन के अंदर कोई प्लेयर नहीं चुना गया है। ओडीआई के अंदर वुमेन के अंदर 2 प्लेयर जो है वो चुनी गई हैं। तो आप देख सकते हो ओडीआई वुमेन टीम के अंदर 2 प्लेयर्स, एक तो मिथाली राज, एक जुलान गोस्वामी को चुना गया है। बहुत बड़ी बात है कि 2 प्लेयर चुने गए हैं। और इनको लीड कौन करेगा इस टीम को, ये इंग्लैंड की एक प्लेयर हैं जिनका नाम है हेदर नाइट। हेदर नाइट जो है वो इस टीम को लीड करेंगी। लेकिन इंडिया के 2 प्लेयर जो है वो इसमें चुने गए हैं। लेकिन मेंस के अंदर कोई भी प्लेयर दोस्तों नहीं चुना गया, ये बहुत ही बड़ी बात है। नो इंडियन वर नेम्ड इन द आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर फॉर 2021, कोई भी नहीं चुना गया है।
और इस टीम को लीड कौन करेगा? बाबर आजम करेंगे, जो पाकिस्तान के कैप्टन है और इस टीम के भी कैप्टन बन चुके हैं। और ये पहली बार हुआ है 2004 से लेके अब तक, आप कह सकते हो पहली बार हुआ है 2004 के बाद से कि कोई भी इंडियन प्लेयर जो है वो मेंस ओडीआई टीम के अंदर नहीं है, कोई भी प्लेयर नहीं है। तो अगर आप देखोगे T20 मेन के अंदर भी कोई नहीं है, जीरो नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। वुमेन के अंदर एक प्लेयर जो है वो चुनी गई है और ये बहुत बड़ी बात है कि स्मृति मंधाना, ये हमने कल ही क्वेश्चन को कंप्लीट किया था कि स्मृति मंधाना ऐसी अकेली प्लेयर है आईसीसी T20 टीम में खेलने वाली जो कि 2021 में आईसीसी की टीम में चुनी गई है। तो आप देख सकते हो वुमेन में टेस्ट में कोई नहीं है, मेंस में 3 प्लेयर्स हैं, टेस्ट में हम कर चुके हैं अभी क्वेश्चन के अंदर। वुमेन के अंदर 2 प्लेयर्स हैं जो ओडीआई टीम में चुनी गई हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास कौन है, एक तो हमारे पास जो है आप देख सकते हो मिथाली राज है, एक जुलान गोस्वामी है। और मेंस में कोई नहीं है, वुमेन मेंस में कोई नहीं है T20 के अंदर, वुमेन के अंदर एक है स्मृति मंधाना। तो इस तरह से आपने ये चार्ट को याद रखना है, इससे आपको क्वेश्चन जो है वो याद रहेगा। लेकिन इसी के साथ आपने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी याद रखना है कि इसके जो सीईओ हैं वो कौन है। सीईओ इनके हैं ग्रेग बार्कले, याद रखोगे ग्रेग बार्कले। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मैंने कल भी करवाई थी आपको, जियोफ एलर्डीस। जियोफ एलर्डीस रिसेंटली इसके परमानेंट सीईओ बनाए गए हैं। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है हमारे पास, कौन सी कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है? यूनाइटेड स्टेट बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है फ्लुएंस, ताकि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है उसके सॉल्यूशंस इंडिया को प्रोवाइड किए जा सके, इंडियन मार्केट में उसको उतारा जा सके। क्योंकि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा है, तो बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर लेके आना जरूरी है, लोगों को वो सर्विसेज मिलनी जरूरी है। तो फ्लुएंस कंपनी ने ये टाई अप किया है रीन्यू पावर के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रीन्यू पावर जो है ज्वाइंट वेंचर जो है वो बनाने जा रहा है और वो फ्लुएंस के साथ मिलकर बनाने जा रहा है ताकि बैटरी स्टोरेज सोल्यूशन जो है वो उनको मिल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बैटरी स्टोरेज का मिल सके। तो ये अलग अलग तरह के सोल्यूशन जो है वो रीन्यू को प्रोवाइड करेगी ये फ्लुएंस कंपनी, जिसमें आप कह सकते हो 150 मेगावाट और का जो बैटरी स्टोरेज सर्विसेज हैं और 300 मेगावाट पावर को चलाने के लिए कर्नाटका में इसको बनाया जा रहा है। तो सिंपल याद रखना है कि कर्नाटका में एक बैटरी स्टोरेज सोल्यूशन नेटवर्क जो है वो बनाया जा रहा है। और ये आप कह सकते हो इट विल ब्रिंग मार्केट लीडिंग एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो ये प्रोवाइड करेंगे बैटरी स्टोरेज के लिए। और इनके पास ग्लोबल एक्सपीरियंस है और वो इंडियन कस्टमर्स को मिलेगा। और खास जो है फ्लुएंस का जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे इंडिया के लोगों को मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो इंडिया के टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी के वो भी कवर कर लेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बन जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने का तो हम अपने आप ही टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। और ये जॉइंट वेंचर जो दोनों कंपनीज ने बनाया है ये एक्सपेक्टेड है कि जून 2022 तक जो है वो इसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसमें सिंपल है कि रीन्यू एनर्जी की मदद से जो है वो फ्लुएंस कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर कर्नाटका में जो है वो बैटरी स्टोरेज सोल्यूशन जो है वो बनाने जा रही है ताकि लोगों को बेस्ट टू बेस्ट बैटरी स्टोरेज सर्विसेज जो है वो मिल सकें। और रीन्यू पावर के बारे में याद रखना है, इसके जो चेयरमैन और सीईओ हैं, चेयरमैन और सीईओ हैं वो सुमंत सिन्हा हैं, सुमंत सिन्हा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। कहाँ पे? गुरुग्राम, जो कि कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी को सिलेक्ट किया गया है इंडियन आर्म्ड फोर्स की तरफ से ताकि वो सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन 84 जो है वो इंडियन आर्म्ड फोर्स को सप्लाई कर सकें? और ये कंपनी दोस्तों स्वीडन की कंपनी है जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्स को सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसका नाम है 84। आप यहाँ पे एक फोटो देख सकते हो, ये 84 है, जिसको जो लाइक सिपाही है वो इसको अपने कंधे पे जो है वो रख के उसको चलाया जा सकता है। और ये स्वीडन की कंपनी जो है वो कौन सी है? साब कंपनी है। तो याद रखना है ये जो कंपनी है स्वीडिश डिफेंस कंपनी साब, इसको सिलेक्ट किया गया इंडियन आर्म्ड फोर्स की तरफ से कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के थ्रू। और ये 84 को क्या करेंगे? इंडिया को प्रदान करेंगे और इसको सिंगल सोल्जर जो है वो चला सकता है, अपने कंधे पे रख के इसको चलाया जा सकता है। और इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, मतलब आप कह सकते हो कि ये इवन हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के तौर पे भी जो है वो यूज किया जा सकता है। और ये वेपन 9 केजी का है, इसका वेट जो है वो 9 केजी का है और 200 मीटर इसकी रेंज है। 84 कैलिबर का इसमें जो है वो यूज होता है वॉरहेड, जिसके बाद जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छी जो है वो सामने आई है। और इसको यूज कौन करेगा? इसको इंडियन आर्मी जो है वो यूज करेगी और साथ ही साथ जो है वो एयर फोर्स भी इसको यूज करेगी।
और आप कह सकते हो इसको कहीं से भी जो है वो फायर किया जा सकता है। आप किसी कमरे में हो वहाँ से इसको चलाया जा सकता है, कहीं बंकर में हो वहाँ से चलाया जा सकता है, किसी भी अर्बन इन्वायरमेंट में इसको जो है वो चलाया जा सकता है। मतलब लाइट वेट है, डिस्पोजेबल है, आप इसको कैरी करना आसान है और ईजी टू यूज़ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके इंडिया का डिफेंस सिस्टम जो है वो इसमें मजबूत होगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कहाँ की कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है। इसको 1937 में इस्टेब्लिश किया गया था। इतना याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि स्वीडन की कंपनी है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज साइंड ए पैक्ट विद यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू। कहाँ की है दोस्तों, फिनलैंड की जो यूनिवर्सिटी है। और ये हमारी इंडिया की कंपनी के साथ मिलकर, एक टेलीकॉम कंपनी के साथ मिलकर 60 टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करेंगे। मतलब ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू है, ये अपनी एक्सपर्टीज जो है वो प्रोवाइड करेंगे इंडिया की इस टेलीकॉम कंपनी को, ताकि 60 टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च जो है वो की जा सके। और ये कंपनी है रिलायंस जियो। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, ए होगा। तो हमारे पास एक कंपनी है जिसको कहते हैं जेपीएल, जियो प्लेटफॉर्म नाम से जाना जाता है। इसने ये फिनलैंड की यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया ताकि 60 टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज किया जा सके। और 60 इनेबल जो प्रोडक्ट हैं, जैसे डिफेंस के अंदर, एरोस्पेस के अंदर, वाइट गुड्स के अंदर, इंडस्ट्रियल मशीनरी के अंदर, कंज्यूमर गुड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसके अंदर हम इसकी टेस्टिंग जो है वो कर सके। और खास करके गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स में, हम इनका यूज़ जो है वो करके देख सके। और जियो का जो 5G कैपेबिलिटी है, उसके अंदर भी ये उसको लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर और बेहतर करने की कोशिश जो है वो ये यूनिवर्सिटी ज़रूर करेगी। और आपने याद रखना है, जियो हो गया, एयरटेल है हमारे पास वोडाफोन आइडिया है। तो ये तीनों कंपनीज जो हैं वो लोकली 5G के ऊपर टेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इनको स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया है। अब ये ट्रायल जो है वो 5G का इंडिया के अंदर कर रहे हैं। तो अपने याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्टीज जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू, जो कि फिनलैंड की है, वो रिलायंस जियो के साथ मिलकर 60 टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ स्लाइड से ही आप क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी स्टेट जो है वो इंडिया का फर्स्ट एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो लॉन्च कर रही है। और ये एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, जो एवीजीसी की एब्रीवेशन है। तो ये है दोस्तों सरकार कर्नाटका की, जो इस पहला इंडिया का आप कह सकते हो कि ये सेंटर बनने जा रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स। इसमें इन सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाएगा। और कर्नाटका में एग्जैक्टली कहाँ पे बन रहा है ये, महादेवपुरा में। महादेवपुरा जो कि कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। तो आप देख सकते हो, एक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, कहाँ पे, बेंगलुरु के अंदर। और इसको फंड कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो है वो इसको क्या कर रहा है, फंड कर रहा है। इसका मतलब कर्नाटक ऐसी पहली स्टेट बनने जा रही है जिसमें ये एवीजीसी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है। और साथ ही ये बिगेस्ट सेंटर होगा पूरे एशिया का। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो हाई टेक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया हब के अंदर बनाया जाएगा, जो कि इनोवेट कर्नाटका इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। मतलब कह सकते हो कि नई टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है इन चारों फील्ड में, एनिमेशन में, विजुअल इफेक्टिंग में, गेमिंग में, कॉमिक्स में, तो हम बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज करके एक बेहतर चीज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और खास करके एक फिनिशिंग स्कूल भी रहेगा ये, क्योंकि ये अलग अलग तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करेगा इसी चीज से रिलेटेड, जिसमें वर्चुअल रियलिटी के कोर्स होंगे, सिखाया जाएगा डिजिटल कंप्रेशन, किस तरह से आप डिजिटली चीज को जो है वो लेके आ सकते हो। और अलग अलग चीजें जैसे गेमिफिकेशन हो गया, फोटोग्रामेट्री हो गया, इससे रिलेटेड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, कोर्सेज चलाए जाएंगे, डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे और इनको जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि कर्नाटका एक ऐसी पहली स्टेट है जिसने 2012 में एवीजीसी नाम से एक पॉलिसी जो है वो स्टार्ट की थी, जो इसी से रिलेटेड है। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में 10% जो है वो पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल एवीजीसी मार्केट का हिस्सा है। मतलब 10% जो है वो एवीजीसी मार्केट इंडिया से बिलोंग करती है। और इंडिया की पोटेंशियल है कि 2027 तक हम इस मार्केट को 20 से 25% तक लेके जा सकते हैं। और अगर आप देखोगे टोटल मार्केट जितनी इंडिया में है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उसमें 20% जो है वो केवल किसका रोल है, कर्नाटका का रोल है। तो बहुत बड़ी बात है कि कर्नाटका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना बड़ा योगदान जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आपने कर्नाटका के बारे में याद रखना है, कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बसवराज बोम्मई हैं। बसवराज बोम्मई, इनके जो गवर्नर हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स दोस्तों। आपको मिलेगा नगरहोल नेशनल पार्क मिल जाएगा, दांदेली नेशनल पार्क मिल जाएगा यहीं पे आपको मिलेगा काली टाइगर रिजर्व, यहीं पे आपको मिलेगा कुद्रेमुख। और कौन सा रह गया यहाँ पे, बांदीपुर आप देख सकते हो, यहाँ पे बन्नेरघट्टा। 6 नेशनल पार्क्स आप यहाँ पे देख रहे हो, जो आपको कहाँ पे मिलेंगे, कर्नाटका में।
इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, हु हैज वन द एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 एशिया कप 2021। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अंडर 19 एशिया कप जो है वो किसने जीता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हुआ है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ है और इसके अंदर जो है वो श्रीलंका हारा है और इंडिया जो है वो जीता है। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। और ये 8th टाइम है कि इंडिया इस टूर्नामेंट को जीता है, बहुत बड़ी बात है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो आप देख सकते हो इंडिया जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप को जीत चुका है। आप कह सकते हो ये अंडर 19 एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप है, वर्ल्ड कप नहीं कह सकते इसको, एशिया कप कह सकते हैं। और इस टीम को, इंडिया को लीड कौन कर रहा था, अंडर 19 कैप्टन जश दुल जो है वो इसको लीड कर रहे थे। और ये 9th एडिशन है इस अंडर 19 कप का। और आपने याद रखना है कि 8वीं बार जो है वो इंडिया जीता है 9 एडिशंस में से। और ये फाइनल दुबई और शारजहां में ये पूरा टूर्नामेंट जो है वो खेला गया है। और इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, हरनूर सिंह पन्नू, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से बिलोंग करते हैं। और आपने ये भी बात याद रखनी है कि 5 मैच इस टूर्नामेंट में हुए थे, जिसमें 4 इंडिया ने जीते हैं, जिसमें 1 मैच इंडिया हारा था, वो भी किससे, पाकिस्तान से हारा था। और पहला जो एशिया कप है अंडर 19 का, वो 1989 में खेला गया था, कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर। ये भी आप याद रख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है कि कहाँ पे हुआ, ये याद रखना है। दुबई में फाइनल्स हुआ था और इंडिया जीता है, श्रीलंका हारा है। 8 बार इंडिया जीत चुका है, 9वां एडिशन था। और पहला जो है वो 1989 में बांग्लादेश में हुआ था। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सा गांव जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर डिक्लेयर किया गया फर्स्ट मिल्क विलेज, दूध जो गांव है वो डिक्लेयर किया गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में। तो आप बताएंगे, जम्मू कश्मीर के बच्चों ने तो याद रखना ही है। तो नाम क्या है इसका, जेरी हेमलेट। तो ये गांव का नाम है जिसको दूध विलेज जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो फार्मर्स यहाँ पे रहते हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो इस गांव के अंदर जो है वो मिल्क इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। मतलब आप कह सकते हो वो दूध निकालने के लिए बहुत जो है वो जाने जाते हैं और वहाँ पे बहुत से लोग जो है वो दूध निकालने का काम करते हैं, मतलब डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। तो मिल्क विलेज जो है कहा गया इसको, इसमें 73 इंडिविजुअल डेयरी यूनिट्स हैं और जिसमें 370 गायें हैं, 370, और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं लोकल फार्मर्स को। तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत से लोग जो हैं वो डेयरी फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। इवन जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा है कि हम 57 और डेयरी फार्म जो है वो यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के अंदर, इस गांव के अंदर, जेरी हेमलेट के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम क्या है। ये सरकार की तरफ से चलाएगी, जिसमें अगर 5 जानवर आपके पास हैं तो आपको 50% सब्सिडी जो है वो सरकार प्रोवाइड करेगी। और स्कीम के अंदर अगर आप कोई मशीन खरीदना चाहते हो, चाहे वो मिल्क कूलिंग मशीन है, चाहे वो पनीर मेकिंग मशीन है, खोया मशीन है, दही मेकिंग मशीन है, या आप कह सकते हो आइसक्रीम मेकिंग मशीन है, बटर बनाने वाली मशीन है, तो इसमें आपको सब्सिडी जो है वो 50% तक सरकार क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। तो ये है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, ताकि लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटके डेयरी फार्मिंग के अंदर आएँ, अपनी इनकम को बढ़ाएं। और इसकी बहुत ज़्यादा लागत जो है वो इंडिया के अंदर है, जिसके कारण हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम बात कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में याद रखना है, यहाँ के लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कौन है, वो है मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, एक तो आपको मिलेगा डाचीगम नेशनल पार्क, एक आपको यहाँ पे मिलेगा सलीम अली नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको मिल जाएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़। यहीं पे आपको मिलेगा गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहीं पे आपको मिलेगा ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओवेरा आरू। यहीं पे आपको मिलेगा काजीनाग, काजीनाग नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क। एक आपको मिलेगा यहाँ पे राजपरियान, राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखो कितने हो गए, 7 हो गए टोटल, डाचीगम, सलीम अली, किश्तवाड़, गुलमार्ग, ओवेरा आरू, काजीनाग, राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना हेमीज नेशनल पार्क के साथ। हेमीज अब किस में चला गया है, ये लद्दाख में चला गया दोस्तों, याद रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन से बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ। गिफ्ट का मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेंटर, ताकि कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रोवाइड कर सकें। मतलब कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कहाँ पे, गिफ्ट सिटी के अंदर, गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। और ये बैंक कौन सा है, कोटक महिंद्रा बैंक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोटक बैंक ने साइन किया है ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में पहुंचाई जा सके बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप कह सकते हो कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, एक तो हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक और एक हमारे पास गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है, दोनों मिलके
अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे, नॉलेज सीरीज ऑर्गेनाइज करेंगे, मास्टर क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ाया जा सके और लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो बेहतर प्रोवाइड की जा सके। तो सिंपल सा मेन फोकस ये है कि ईज ऑफ मार्केट असेस जो है वो करना है और क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसके लिए मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड करना है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए दोनों ने टाई अप किया है। लेकिन क्वेश्चन को स्लाइड से याद कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट में कवर कर रहे हैं। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो हमारे पास टेक सिटी है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो गांधीनगर में है। गांधीनगर जो है वो गुजरात में, और इसके जो सीईओ हैं और एमडी हैं वो हैं तापन रे। कौन है? तापन रे। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं हमारे पास सुधीर मंकद। सुधीर मंकद, ये भी आपने याद रखना है नाम। और इसी के साथ कोटक महिंद्रा बैंक याद रखें, आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा, 2003 में इस बैंक को बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो उदय कोटक हैं। उदय कोटक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर कोविड-19 टेस्टिंग, ताकि जो है वो आपको एक जगह पे जाके नहीं, ये आपके पास आएंगे और आपकी जो कोविड-19 टेस्टिंग जो है वो की जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट में पहली ऐसी मोबाइल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जो है वो लॉन्च की गई है। और कौन सी स्टेट में नॉर्थ ईस्ट की इसको लॉन्च किया गया है? तो इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो उन्होंने लॉन्च किया। तो आप देख सकते हो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये है दोस्तों वो आई लैब, या जिसको कह सकते हैं आप इसको फर्स्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये हमारे पास मोबाइल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है। और कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया गया है? मिजोरम के अंदर किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारे पास मिजोरम। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन सुविधा है खास करके कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। तो उनके टेस्ट यहाँ पे हो सकते हैं, चाहे कोई भी टेस्ट है, मतलब चाहे वो फास्ट वाला आरटीपीसीआर है, चाहे वो दूसरा टेस्ट है जिसमें टाइम लगता है, तो कोई भी टेस्ट है वो यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन जब कोविड खत्म हो जाएगा, क्या ये जो आई लैब है ये खत्म हो जाएगी? नहीं, ये फिर भी काम देगी, क्योंकि इसमें और भी तरह के टेस्ट जो है वो किए जा सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस से लेके एचआईवी से रिलेटेड, या और भी टेस्ट किए जा सकते हैं। इसका मतलब कोविड खत्म होने के बाद भी इस आई लैब का, मतलब इस मोबाइल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का यूज किया जाएगा। और ये बायो सेफ्टी फैसिलिटी है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। और मिजोरम के बारे में याद रखें, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क मिलता है, मुरलिन नेशनल पार्क। मुरलिन नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक और मिलेगा जिसका नाम है फवांग पुई नेशनल पार्क। ये भी आप याद रख सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुरलिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं जोराम थांगा। और गवर्नर है यहाँ पे खंबापति हरी बाबू। याद रखेंगे मिजोरम, क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता, इसलिए हम कभी कभी करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या इनके नेशनल पार्क जो है वो जरूर याद रखें। अगला आते हैं, कौन सी स्टेट ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन लॉन्च की है ताकि टूरिज्म और लोकल हैंडीक्राफ्ट को बढ़ाया जा सके? तो अपना कांगड़ा नाम से पता लग रहा है, अगर आपको पता है कि कांगड़ा कहाँ पे स्थित है तो आराम से आप स्टेट्स बता देंगे। तो हमारे पास स्टेट कौन सी आएगी? हिमाचल प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? सी। तो इस कांगड़ा एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको कोई होटल चाहिए, कोई आपको रहने की कोई और जगह चाहिए, कोई रेंटेड कोई जगह चाहिए, तो कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए, तो आप अपना कांगड़ा एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो। तो कांगड़ा में कोई भी आपको अवेलेबिलिटी होगी तो यहाँ पे दिख जाएगी। और हैंडीक्राफ्ट को भी ये प्रमोट करेगा, क्योंकि ये ई मार्केट प्लेस होगा। आप अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है वो बेच भी सकते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, लोग यहाँ पे खरीद सकते हैं। या वो प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा ये भी आप वहाँ पे शो कर सकते हो। तो आप कह सकते हो ये अपना कांगड़ा एप्लीकेशन जो है वो रूरल वुमेन को एम्पावर करता है, उनको एम्प्लॉयमेंट ही प्रोवाइड करता है, टूरिज्म को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें होटल्स, होम स्टे, ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलर्स की सर्विसेज जो है वो सारी मिल जाती हैं। और इसमें खास बात है, मैं पहले बता चुका हूँ कि ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे अपने जो घर पे बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो कर सकते हो। खास करके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो औरतें इकट्ठे होकर यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाती हैं कांगड़ा के अंदर, वो यहाँ पे एज ए आप बेच सकते हो। तो इसका मतलब रूरल वुमेन को अपने आप ही जो है वो यहाँ पे एम्पावर किया जा रहा है, उनकी अर्निंग को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अलग से राधे कृष्णा काउ सेंचुरी का जो है वो उद्घाटन किया है। कहाँ पे? ज्वालामुखी विधानसभा एरिया में, कांगड़ा के अंदर ही। तो इतना याद रखें कि राधा कृष्ण काउ सेंचुरी का उद्घाटन किया गया, जिसमें जो है वो 4 करोड़ रुपए जो है वो ऑलमोस्ट खर्च किए गए हैं। और उसमें 1000 पशुओं को रखा जाएगा, 1000 कैटल्स को रखा जाएगा। और अब इसका जो साम संभाल होगी, इसका जो खर्चा आएगा, ऊपर मेंटेनेंस आएगी, वो सरकार कैसे पूरा करेगी? तो सरकार ने कहा 1 रुपया
पर लिकर बॉटल, जो भी एक शराब की बोतल होगी उसके ऊपर 1 रुपया जो है वो हम क्या लिया करेंगे, हम ये सेस लिया करेंगे ताकि इसकी मेंटेनेंस की जा सके। और हिमाचल प्रदेश ने और भी इस तरह के काम किए, जैसे मुख्यमंत्री हिमकेयर नाम से एक सुविधा चलाई थी जिसके अंदर पशुओं के लिए जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे ही इन्होंने 2021 में जो है वो एक शिमला के अंदर काऊ सेंचुरी बनाई थी, गाँव के लिए एक जो है वो जगह बनाई थी जिसमें 500 गाय जो है वो रखने का प्रबंध किया गया था और 500 रुपये पर गाय जो है वो दी भी जाएगी। जो गऊ सदन है, मतलब जो गऊओं को पालते हैं, जो आप कह सकते हो कि हमारे पास बड़े बड़े गौशालाज हैं, तो उनको 500 रुपये पर गाय दी जाएगी ताकि उनको एडिक्वेट फूड जो है वो दिया जा सके। तो ये सारी सुविधाएं किस स्टेट ने की है, हिमाचल प्रदेश ने। जो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए ज़्यादा कवर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से इसको देखना है। और जयराम ठाकुर जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। पहले यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय थे, लेकिन आजकल वो हरियाणा में चले गए हैं, हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और इसी के साथ याद रखना यहाँ पे 2 बहुत ही फेमस लेक्स, एक तो रेणुका लेक, एक यहाँ पे है पराशर लेक, बहुत ही फेमस, दोनों लेक्स बहुत फेमस है। और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इंदर किला नेशनल पार्क मिल जाएगा आपको, खीर गंगा नेशनल पार्क मिल जाएगा, पिन वैली नेशनल पार्क मिल जाएगा और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क मिल जाएगा। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, चाहे इस सिर्फ पिक्चर को देख लें, अदरवाइज इसमें क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ही कम है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है तो वेरी इंपॉर्टेंट में कवर कर रहे हैं। ये आप जो पिक्चर देख रहे हो ये एक सर्किट हाउस है जिसको बनाया गया है 30 करोड़ की लागत से, और 30 करोड़ की लागत से बना हुआ सोमनाथ टेम्पल के बिल्कुल पास जो है वो बना हुआ है। तो रहने के लिए एक व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की गई है। तो ये गुजरात स्टेट की तरफ से जो है वो तैयार किया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस से इसको तैयार किया गया है। तो गुजरात में बना है, सोमनाथ टेम्पल आपको पता है गुजरात में है। तो गुजरात के गवर्नर जो हैं वो आचार्य देवव्रत हैं और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल। और यहाँ पे मिलेगा आपको गिर नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस, मेरीन नेशनल पार्क मिलेगा, मेरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको वंसदा नेशनल पार्क भी मिलेगा। इसके साथ आते हैं अगला सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर मिया मोतले दोबारा से जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुनी गई है दूसरी बार। तो बारबाडोस की ये 8वीं आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ऐसी पहली महिला है जो प्राइम मिनिस्टर चुनी गई थी 2018 में, लेकिन अब दोबारा से जो है चुनी गई है और ऐसी पहली महिला बन चुकी है जो बारबाडोस के अंदर दूसरी बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि वैसे भी ये पहली महिला है जो प्राइम मिनिस्टर चुनी गई थी। और बारबाडोस कहाँ पे स्थित है दोस्तों, एक कैरेबियन आइलैंड है, मतलब आप कह सकते हो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच है ये बारबाडोस, और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर इसको लिया जाता है। लेकिन इसकी कैपिटल आप याद रखोगे, कैपिटल जो है वो ब्रिज टाउन है, ब्रिज टाउन, और इसकी करेंसी जो बारबाडोस डॉलर है, लेकिन कैपिटल जरूर याद रखेंगे। और नाम याद रखना है मिया मोतले, और इनका पूरा नाम है मिया अमोर मोतले। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है कि श्रीलंका और इंडिया का जो एक्सिस्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है वो 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी, ज्वाइंट कमेटी मीटिंग हुई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो उसको 3 साल और एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब हम लाइक वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर, हम बायोटेक टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन चीज़ों के ऊपर और फोकस करेंगे। इसको पढ़ लें सिर्फ। आरबीआई ने ओवरनाइट VRRR का मतलब है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन जो है वो की है 50,000 करोड़ रुपए की, ताकि ये 50,000 करोड़ रुपए जो है वो मार्केट में जो है पहुंचाया जा सके, क्योंकि जीएसटी का जो आउटफ्लो है वो बहुत ही आप कह सकते हो टाइट हो गया है। तो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर कम हो गया, पैसा कम हो गया, जिसके कारण इस तरीके से पैसा जो है वो इन्फ्यूज किया गया। फिर से एक बार पढ़ लें, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मॉरिशियस प्राइम मिनिस्टर जगनॉथ के साथ जो है वो वर्चुअली कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है मॉरिशियस के अंदर। आप कह सकते हो कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं सोशल जो मॉरिशियस के अंदर इंडिया की असिस्टेंस से बनाए गए, तो दोनों ने मिलकर जो है वो इसको उद्घाटन किया है। और इंडिया और मॉरिशियस के बीच में आप कह सकते हो कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दोनों के रिलेशंस को और इम्प्रूव करेंगे। और मॉरिशियस की कैपिटल जो है वो पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस, और यहाँ की करेंसी है मॉरिशियन रुपी। लेकिन यहाँ के आप प्राइम मिनिस्टर जरूर याद रखें, जगन्नाथ जो है पूरा नाम है इनका प्रविंद कुमार जगन्नाथ। इंडियन नेवी का पोजाइडन 8I जो है वो एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करता है एक एक्सरसाइज में जिसका नाम है सी ड्रैगन 22। हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसको वन लाइनर में कर रहे हैं कि सी ड्रैगन एक्सरसाइज जो है वो यूएस में हुई, कहाँ पे, गुआम के अंदर।
जहाँ पे इंडिया का पोजाइडन 8i जो कि यूएसए से ही हमने लिया है, तो उसने जो है वो वहाँ पे प्रदर्शन किया। और ये एक्सरसाइज दोस्तों सी ड्रैगन 22 6 कंट्रीज के बीच में है, जिसमें आप कह सकते हो कि एक तो हमारे पास क्वाड कंट्रीज हैं और प्लस 2 कंट्रीज और हैं, एक तो कनाडा, एक साउथ कोरिया। ये याद रखना है, क्वाड कंट्रीज मतलब इंडिया, इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, तो ये 6 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर जाएगा लार्जेस्ट एथेनॉल कंज्यूमर बनने के लिए 2026 में। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक दावा है, जो कि पेरिस की एक एजेंसी है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें एथेनॉल का सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है वो इंडिया बन जाएगा, तीसरा लार्जेस्ट कंज्यूमर 2026 तक, क्योंकि 2017 से लेके 21 तक जो है वो डिमांड जो है वो डबल हो गई है एथेनॉल की। तो मतलब 3 करोड़ लीटर जो है वो सिर्फ 2021 में गया, और इंडिया ने जनवरी 2021 में एक लक्ष्य रखा था कि हम 20% एथेनॉल ब्लेंड कर देंगे गैसोलीन के अंदर, पेट्रोल के अंदर ब्लेंड कर देंगे, वो कहते हैं 20%। और इस लक्ष्य को पहले हमने 2030 तक अचीव करना था, लेकिन अब हमने कहा कि इसको 2025 तक ही अचीव कर लेंगे, और 2023 तक जो है वो हम 20% ब्लेंडिंग के टारगेट को भी अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि एग नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ने एक टाई अप किया है नाफेड के साथ। नाफेड यहाँ पे क्या है, ये है नेशनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, कि हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन करेंगे, कहाँ की, महाराष्ट्र की, ताकि जो पल्सीज हैं उसमें क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव की जा सके। जो दालें हैं, तूर दाल है जिसको हम पीजन पी कहते हैं, तो उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसका स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। तो ये महाराष्ट्र की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उनके किसानों को, उनकी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। नफेड के बारे में याद रखें, नफेड की स्थापना 1958 में की गई थी, गांधी जी के बर्थडे के दिन, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर विजेंद्र सिंह। अब आते हैं 21 जनवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था। 21 जनवरी 2022 का क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई एज ए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय द कमर्शियल बैंक्स। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन सी चीज नहीं आती। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वो सेक्टर्स हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंपॉर्टेंट मानती है देश की ग्रोथ के लिए या कंट्री में उनको आगे बढ़ाने के लिए। हमने अलग से बैंक को कहा हुआ है कि आपने योगदान जो है वो प्रदान करना है। तो इनको क्रेडिट इतना मिलना ही मिलना है, ये आरबीआई जो है वो श्योर करता है कि इतने परसेंट जो है वो आपने इनको पैसा देना ही देना है। इसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, इसमें आप देखोगे जो स्मॉल एंड मीडियम लोन्स आ जाते हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। एजुकेशन लोन्स भी इसके अंदर आते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल लोन्स भी इसमें आते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट भी आता है, इसमें हाउसिंग का भी आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, रिन्यूएबल एनर्जी भी आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं इसमें आता। तो याद रखना है इसमें ए आंसर नहीं होगा। इन्होंने डज नॉट ही पूछा है, तो आंसर हमारे पास जो है वो यहाँ से क्लियर है। आंसर जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होगा, तो ए इसका आंसर होगा। तो बात है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है कि सेंट्रल ऑफिस रिजर्व बैंक का परमानेंटली मुंबई कब बनाया गया था। क्योंकि जब 1935 में इसको बनाया गया था तब हेडक्वार्टर कलकत्ता था, तो मुंबई कब बनाया गया ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम ग्रुप को आप बेल बटन से प्रेस करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे इस स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।